नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। जब नई नवेली बहू को ननद ने काली कलूटी कहकर अपमानित किया तो बहू ने कर दिया ऐसा काम कि ननद के होश ठिकाने आ गए। औसत लंबाई और गहराई लिए बड़ी बड़ी आंखें, कमर तक लटकती काली लंबी और रेशमी बालों की चोटी और सुंदर चेहरा, पतली नुकीली नाक, लंबी सुहारीदार गर्दन, खिलखिलाती हंसी और सबसे बढ़कर उसकी अच्छाई और उसके गुण जो किसी का भी ध्यान बरबस ही अपनी तरफ खींच ले। लेकिन कहते हैं ना कि ईश्वर सबको सब चीजों से नहीं नप जाते, तो तान्या को भी ईश्वर ने इतने गुणों और संस्कारों के बाद एक कमी के साथ इस संसार में भेजा था, और वो कमी थी उसका सांवला रंग, जो हर जगह उसे उसकी कमी का अनुभव कराता ही था। राहुल के पिताजी ने तान्या को अपने एक दोस्त के बेटे के विवाह समारोह में देखा था। उसका काम के प्रति लगाव और उदार स्वभाव उनके मन को भा गया और उन्होंने उसे अपने घर की बहू बनाने का फैसला कर लिया। घर में उनके फैसले की अवहेलना करने की हिम्मत किसी में भी नहीं थी और परिणाम स्वरूप तान्या राहुल की दुल्हन बनकर उनके घर में आ गई। घर में ससुर जी के अलावा सास रेखा देवी और ननद रीता थी, जो गोरी और सुंदर थी। सास और ननद दोनों ही तान्या को उसके सांवले रंग के कारण पसंद नहीं करती थी और अक्सर ही उस पर कटाक्ष किया करती थी। तान्या ने भी हालत से समझौता कर अपनी सांवली रंगत को अपनी कमजोरी मान लिया था और इसकी भरपाई उसने सबकी गुलामी बजाकर की थी। एकमात्र ससुर जी ही थे जो उसके गुणों की सराहना करते थे और उसे समझते थे। लेकिन उनके देहांत के साथ ही इस स्नेह का वह सेतु भी टूट गया। अब कुछ समय बाद सासू मां भी नहीं रही, लेकिन आज भी उसकी ननद यदा कदा आकर उसके सांवलेपन का एहसास तो करा ही जाती थी। एक दिन तान्या अपने ख्यालों में इस कदर खो गई थी कि उसे आभास ही नहीं हुआ कि कब राहुल उसके पास आकर खड़ा हो गया और बोला, तान्या जल्दी से नाश्ता दे दो, मुझे ऑफिस के लिए देरी हो रही है यार। तान्या एकदम से सकपका गई और कुछ बोल न सकी। उसने चुपचाप टेबल पर नाश्ता लगा दिया। राहुल नाश्ता करने के बाद बोला, तान्या मैंने रीता दीदी और रिया को फोन कर दिया है, सब लोग शाम तक आ ही जाएंगे। रात के खाने में सबकी पसंद की एक एक डिश बनवा देना। तुम्हें तो सबकी पसंद मालूम ही है। राहुल आदेश उछालकर ऑफिस चला गया। तान्या भी मन ही मन सोचने लगी, बस दूसरों की पसंद का ही तो ध्यान रखती आई हूं, मैं अपनी पसंद तो इतने बरसों में भूल ही चुकी हूं। खैर, आज वह अपना मूड नहीं खराब करेगी। फिलहाल वह अपने बेटे राज की पसंद का नाश्ता खुद बनाएगी। 2 साल लंदन में रहकर आया था राज। दिल्ली से बीटेक करने के बाद उसे लंदन में एमबीए करने का मौका मिला, तो कलेजे पर पत्थर रखकर तान्या ने उसे जाने की अनुमति दे दी थी। मन में हमेशा संशय के बादल घुमड़ते रहते थे। क्या पता पढ़ाई पूरी करने के बाद राज को वहां जॉब का ऑफर मिले तो वह वहीं बसने का फैसला कर ले और फिर किसी विदेशी लड़की से शादी भी करके। बस इसके आगे सोचने की हिम्मत नहीं कर पाती थी वह। उनके रिश्तेदार और जान पहचान के लोग भी यदा कदा इस तरह के शगुफे छोड़कर तान्या की धड़कनें बढ़ाते रहते थे। अब इकलौते बेटे से ही तो उसकी सारी उम्मीदें जुड़ी थी। वह हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करती रहती कि उसका राज अपनी जमीन और अपने संस्कारों से हमेशा जुड़ा रहे। तान्या की दुआ रंग लाई। उसके दिए संस्कारों और प्यार की बदौलत ही राज ने लंदन में मिल रहे जॉब के ऑफर को ठुकरा दिया
और दिल्ली की एक मल्टीनेशनल कंपनी से मिले ऑफर को स्वीकार कर लिया। लंदन से वापस आते ही उसने वह कंपनी ज्वाइन कर ली। मात्र 2 महीने ही तो हुए थे उसे वापस आए, लेकिन लड़की वालों की लाइन लग गई। एक से एक बड़े घर से रिश्ता और लड़कियों के फोटोग्राफ और बायोडेटा आने लगे थे। अब शादी तो करनी ही थी उसकी, लेकिन निर्णय लेना कठिन हो गया था। तान्या को जो लड़की पसंद आई थी, इत्तेफाक से वह ज्यादा गोरी तो नहीं थी, पर उसका रंग तान्या के मुकाबले बहुत उजला था और वह पहनासे भी मध्यम वर्गीय परिवार से लग रही थी। उसने अपनी एक सहेली से लड़की और उसके परिवार के विषय में पता करवाया था और उसकी दी जानकारी के अनुसार लड़की सुंदर, संस्कारी और जिम्मेदारी समझने वाली और परिवार को जोड़ने में विश्वास करने वाली, बड़ों का आदर सत्कार करने वाली थी। तान्या तान्या तो चमक दमक छोड़कर उसे ही अपनी बहू बनाना चाहती थी, लेकिन तान्या का निर्णय कोई मायने नहीं रखता था। इसलिए तो राहुल ने अपनी बहन और बेटी को बुलाया था। लेकिन राज अपनी माँ की मन की स्थिति को अच्छे से समझता था और उसने तान्या को कई बार रूही की तस्वीर को बड़े प्यार से निहारते हुए देखा था और उसकी बातें भी सुनी थी। इसलिए वह मन ही मन कोई निर्णय कर चुका था। आज राज की शनिवार की छुट्टी थी। वह शनिवार और रविवार को देर तक सोता रहता था। आज तान्या उसके लिए उसकी पसंद के गोभी और पनीर के पराठे और धनिया पुदीने की चटनी बनाने वाली थी। सारी तैयारी करके उसने जाकर देखा तो वह अभी तक सो रहा था। तान्या फिर से लड़कियों के फोटो लेकर बैठ गई और बड़ी हसरत से एक एक फोटो देखने लगी। उसे अच्छी तरह पता था कि फैसला लेना तो दूर की बात रही, दोनों बुआ भतीजी की आने के बाद उसे तस्वीरें देखना भी नसीब नहीं होगा। अपनी सास और ननद से मिली उपेक्षा का दंश तो वह ससुराल में पहले दिन से ही झेलती आई थी। ये तो एक इत्तेफाक ही था कि उसके ससुर ने अपने दोस्त की साबड़ी सलोनी पुत्री को अपने इकलौते बेटे के लिए पसंद कर लिया था। दरअसल उन्होंने उसके रंग की बजाय उसके गुणों को देखा था, लेकिन उसका सांवला रंग उसके सारे गुणों पर भारी पड़ गया। राहुल अपनी माँ और बहनों की तरह बिल्कुल गोरे चिट्टे थे और गोरे लड़की की सांवली पत्नी उन लोगों के गले नहीं उतर रही थी। पर यह भी सच है कि राहुल ने कभी उस पर कटाक्ष नहीं किया, लेकिन उनकी माँ बहनों ने जो सपने तान्या को दिए वह उसका मरहम भी कभी नहीं बन सका। तो तान्या की किस्मत अच्छी थी कि दोनों बच्चे गोरे पैदा हुए। बेटे के जन्म के बाद वे अभी उसे मुग्ध भाव से निहार ही रही थी कि रीता की आवाज उसके कानों से टकराई। थैंक गॉड कि भैया पर गया है, वरना हमारा खानदानी काला हो जाता। तान्या का हृदय छलनी होकर रह गया। फिर बेटी के जन्म के समय भी कुछ ऐसा ही सुनने को मिला। इस बार उसे आहत करने वाली उसकी सास थी। चलो अच्छा हुआ कि लड़की हमारी जैसी है, वरना तान्या की तरह होती तो उसका रिश्ता तय करने में राहुल के जूते घिस जाते। तान्या ने सारा दर्द अंदर ही समेट लिया और अपने खूबसूरत बच्चों की परवरिश में व्यस्त हो गई। उसने हालत से समझौता कर अपनी सांवली रंगत को अपनी कमजोरी ही मान लिया था और इसकी भरपाई उसने सबकी गुलामी बजाकर की थी। 4 बजे रीता दीदी अपने पति के साथ आ गई। आते ही फरमाइश शुरू हो गई। तान्या पहले है ना हमें बढ़िया सी कॉफी पिला दो। और 5 बजे बेटी रिया अपने पति और बच्चों के साथ पहुंच गई। राहुल भी ऑफिस से आ गए थे। सभी लोग आराम से ड्राइंग रूम में बैठकर स्नैक्स और कॉफी का लुत्फ उठा रहे थे और लड़कियों के फोटोग्राफ्स और बायोडाटा पर खुलकर चर्चा हो रही थी। बस
तान्या ही थी जो मुख्य दर्शक बन बैठी थी। अच्छा हुआ राहुल, जो तुमने हमारे पापा की तरह राज के लिए कोई ऐसी वैसी लड़की पसंद नहीं की, रीता दीदी राहुल से कह रही थी। हाँ भैया, जिस तरह से पापा ने भाभी को आपके ऊपर थोप दिया था, वे तो आप ही थे जो इनके साथ एडजस्ट कर लिया, वरना आजकल के लड़के तो खुद से जरा भी 19 लड़की बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। उनके कमेंट से आहत तान्या अभी समझने की कोशिश कर ही रही थी कि इतने में ही रिया बोल पड़ी। हाँ पापा, मेरे भैया इतने हैंडसम हैं, इनके लिए तो चांद से भाभी लानी होगी। तान्या को लगा कि किसी ने उसके कानों में पिघला हुआ शीशा उड़ेल दिया हो। न तो पराई है, लेकिन अपनी कोक जाई बेटी। वे उसे हैरानी से देखती रह गई। कहते हैं बेटी माँ का दुख दर्द समझती है, लेकिन रिया ने कभी अपनी माँ की कदर नहीं की। अपने रंग रूप के घमंड में चूर हमेशा माँ का दिल ही दुखाती रही। बड़ी मुश्किल से तान्या ने अपने आंसुओं को बहने से रोका। राहुल बोला, फोटो में तो सभी लड़कियां अच्छी दिख रही हैं। तुम लोगों को जो लड़की सबसे अच्छी लग रही हो उसे कल ही देखने का प्रोग्राम बना लेते हैं। हमें तो अब जल्दी से राज की शादी कर डालनी है। तभी रीता के पति हंसकर बोली, अरे हम लोगों की पसंद नापसंद से क्या करना है? शादी तो राज को करनी है ना, लड़की भी उसी की पसंद की होनी चाहिए। क्यों भाई? हाँ राज, तुम बताओ, इन तस्वीरों में से तुम्हें कौन सी लड़की सबसे ज्यादा पसंद है? रीता दीदी ने राज से पूछा। बुआ, सच तो ये है कि मुझे इनमें से कोई भी पसंद नहीं है। राज ने बेवाका से कहा तो सभी हैरान रह गए। तान्या को भी ये सुनकर एक झटका सा लगा कि शायद राज ने खुद के लिए कोई लड़की पसंद की हो। मैं इस बात से अनजान थी कि राज उसे कई बार रूही की तस्वीर देखते हुए देख चुका था और अपनी माँ के मन की इच्छा को भी समझ गया था। राज के मन से अनजान तान्या ने सोचा कि सबके जाने के बाद अकेले में राज से बात करेगी और उसकी जो भी पसंद होगी राहुल से स्वीकार करने का अनुरोध जरूर करेगी। वो कमरे में एक चुप्पी सी छा गई थी। उस चुप्पी को तोड़ रिया ने, भैया आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि आपने किसी लड़की को पसंद कर लिया है। अब तुम्हें बता दीजिए कि वह कौन है। नहीं रिया, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं लव मैरिज में विश्वास नहीं करता हूँ। शादी तो मैं घर वालों की पसंद से ही करूंगा। राज जल्दी से बोल पड़ा। रिया के पति से रहा नहीं गया। भैया, तो फिर इतनी सुंदर तस्वीरों में से आपको कोई भी पसंद क्यों नहीं आ रही है? आखिर कैसी लड़की चाहिए आपको, बताओ। राज इतना कहकर तान्या के गले में बाहें डालकर झूल गया, क्योंकि कोई भी लड़की मेरी माँ जैसी नहीं है ना। व्हाट नॉनसेंस! क्या बेवकूफ जैसी बात कर रहा है राज? दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? रीता लगभग डांटने वाले अंदाज में बोली। नहीं बुआ, मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है। मुझे अपनी माँ जैसी लड़की चाहिए। और हाँ, मेरी माँ जिस लड़की को पसंद करेगी वह लड़की मुझे भी पसंद होगी। राज ने ऐलान कर दिया। अपने रूप के मद में चूर रीता और रिया उसे ऐसे देख रही थी जैसे वह कोई अजूबा हो। उनके गोरे गोरे मुखड़े बिल्कुल सिहाए पड़ गए। तभी एकदम से सबका ध्यान अपनी ओर खींचते हुए रीता तान्या की तरह घूरते हुए बोली, जाओ तान्या, हमें भी तुम्हारी पसंद की हुई लड़की की तस्वीर लाकर दिखाओ। तान्या दौड़ते हुए कमरे से एक तस्वीर लेकर बाहर आई और वह तस्वीर रीता के हाथों में थमा दी। तस्वीर को देखते ही रीता बोली, क्या सच में इतनी सुंदर लड़कियों में तुम्हें एक यही लड़की पसंद आई है? मेरे हीरो जैसे भतीजे के लिए? और लड़की है भी तो कितनी साबरी। ऐसे कपड़े देखो कितने साधारण हैं।
कौन से मोहल्ले से उठा लाई है ये फोटो तान्या? ऐसी बात नहीं है दीदी, लड़कियां तो सभी अच्छी हैं, लेकिन रूही की सादगी मुझे बहुत भाई है। और मैंने मैंने मेरी सहेली से पता करवाया है कि घर परिवार काफी अच्छा है, पढ़े लिखे साधारण सच्चे सरल लोग हैं। लड़की भी एमएससी केमिस्ट्री से करी हुई है। रीता अपनी आंखें तैराते हुए बोली, ये काली लड़की पसंद करी है तुमने अपने ते सुंदर बेटे के लिए, और परिवार भी मध्यम वर्ग की है। क्या कहना है तान्या तुम्हारे? हिदा ने बेमन से सामने रखी तस्वीरें उठाई और उनमें से कुछ तस्वीरें जो मेकअप से लिपी पूती थी पसंद कर अलग रख ली और बोली, तुम्हें ये फोटो पसंद नहीं आई? तुम्हें वो तुम्हारी तरह की काली कलूटी लड़की पसंद आई? ताने क्या जादू किया है तुमने राज पर, जो वो तुम्हारे इतने गुण गा रहा है? और तो और तुम्हारे पसंद की काली कलूटी लड़की से शादी करने के लिए भी तैयार है। बात बढ़ती देख राज पीछे बोल उठा, मम्मी ने मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहा, बल्कि मैं रूही से मिल चुका हूँ बुआ जी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि दुल्हन वही है जो पिया मन भाई, और मुझे रूही बेहद पसंद है। इतना कहकर राज बीते कुछ दिनों में चला गया। जब वह उससे मार्केट में टकराया था, वह सड़क किनारे बैठे कुछ गरीब बच्चों को खाने का सामान बांट रही थी। उसका चेहरा देखकर राज देखता ही रह गया। सांवले रंग पर हल्का गुलाबी शिफॉन का सूट और खुले लंबे बाल, आंखों में झीना सा काजल और चेहरे पर सौम्य मुस्कान लिए रूही को देखकर राज अपनी नजरें उस पर से हटा ही नहीं पा रहा था। मैं सोचने लगा कि सादा रंग कितना प्यारा होता है, बस देखने वाले की नजर खूबसूरत होनी चाहिए। क्या तुम उससे मिल भी चुके हो? हिता की तेज आवाज पर राज अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आया और उसने बाकी लोगों को भी एक नजर डालते हुए हिता के सवाल का जवाब देते हुए कहा, जी बुआ जी, मैं उससे मिल चुका हूँ। बहुत ही समझदार, नेक दिल और संस्कारों वाली लड़की है वो, और उसका सांवला रंग कोई अभिशाप तो नहीं है, और मेरा गोरा रंग कोई वरदान तो नहीं है, तो सिर्फ सांवला होने के कारण आप उसे रिजेक्ट कर रही हैं बुआ? कि शादी करने के लिए रंग इतना महत्वपूर्ण होता है कि लड़की की सारी योग्यता, कुशलता उसके आगे बेमानी होती है? बचपन से देखता रहा हूं मम्मी कितनी पढ़ी लिखी है, समझदार है, केयरिंग है, घर में सबका कितना ध्यान रखती हैं। किसी ने भी उनके साथ कैसा भी व्यवहार किया हो, मम्मी ने फिर भी हर रिश्ते को सम्मान दिया है। इस घर परिवार के प्रति अपनी हर जिम्मेदारी को निभाने में उन्होंने कोई कमी नहीं रखी है। लेकिन उन्हें इस घर में ना तो कभी प्यार मिला है और ना ही सम्मान मिला है। किसी बात में, किसी काम में उनकी राय कभी कोई मायने रखती ही नहीं है। और पापा, आप ही बताइए कि क्या मम्मी ने आपके प्रति कभी कोई लापरवाही की है? हर समय आपके और आपके कामों के लिए तैयार खड़ी रहती हैं वो, लेकिन आप कभी उनके साथ खड़े नहीं हो पाए, और जब आप पति होकर उनका सम्मान नहीं कर पाए तो बाकी लोगों से तो उम्मीद ही करना गलत है ना पापा। फिर जब मुझे अपनी माँ की पसंद की हुई लड़की से कोई ऐतराज नहीं है तो आप लोग क्यों मना कर रहे हैं? मुझे ना तो अपनी माँ के रंग से कोई ऐतराज है और ना ही होने वाली पत्नी के। मैंने निर्णय कर लिया है कि मैं रूही से ही शादी करूंगा। राज की बातें सुनकर राहुल को भी खुद पर ग्लानि हो आई थी और बहन रिया ने भी शर्मिंदगी से सर झुका लिया। उन्होंने झुके हुए सर के साथ ही इस रिश्ते के लिए अपनी सहमति दे दी। बाप बेटे की सहमति पर रीता और ज्यादा नाराज हो गई और भड़कते हुए बोली, तुम लोगों की तो मत्ती फिर गई है, जो मन आए वो करो। मैं तो अपने बेटे के लिए चांद सी गोरी दुल्हन लाऊंगी, कहकर वो तुनकती हुई चली गई। तान्या की ननद रीता इसी शहर में रहती थी, इकलौती ननद थी, सब उनको मानते भी बहुत थे।
वो भी बस तानने के अलावा सब पर जान छिड़कती थी। आज तक सारे काम उनसे पूछकर उनकी रजामंदी से ही होते थे, पर ये तो राज की जिंदगी का सवाल था। रूही के साथ जिंदगी तो राज को ही बितानी थी आखिर, इसलिए उसके साथ कोई जबरदस्ती भी तो नहीं की जा सकती थी ना। रूही और राज का रिश्ता हो गया। सबने रूही को जब सामने से देखा तो पता चला वो तो कहीं ज्यादा प्यारी थी अपनी फोटो के मुकाबले। उसकी सांवली सी सूरत बेहद आकर्षक थी, जो एक बार देख ले मोहित हुए बिना ना रहे। सबके बदले व्यवहार और साथ के कारण ताने ने एक एक चीज की खरीदारी बड़े चाव से करी। जिसने भी देखा वो यही कहता, लड़की के तो भाग ही खुल गए। शादी होने तक रीता उखड़ती उखड़ती ही रही। शादी वाले दिन रूही इतनी खूबसूरत लग रही थी जैसे कोई स्वर्ग की अप्सरा धरती पर उतर आई हो। तीखे नैन नक्श, सांवला सलोना सा गोल चेहरा, पतले पतले होठ और चेहरे पर ऐसा गजब का आकर्षण जो देखे देखते ही रह जाए। हम जैसा सोचते हैं, महसूस करते हैं, वही सब हमारे चेहरे से झलकता है। आज रूही की सौम्यता ही थी जो उसके चेहरे का नूर बनकर झलक रही थी। रूही अपने नाम के अनुरूप ही अपने व्यवहार से भी उतनी ही मधुर थी। जो उससे मिलता वो उसकी तारीफ किए बिना नहीं रहता। साक्षात लक्ष्मी और अन्नपूर्णा का स्वरूप थी रूही। परिवार में रीता दीदी के अलावा हर कोई आज तान्या की पसंद और परख की दाद दे रहा था। वहीं कुछ लोग दबी जुबान से उसके सावले रंग पर कटाक्ष करने से बाज नहीं आ रहे थे, लेकिन तान्या ने सबकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। वह खुशी से सारा दिन झूमती और रूही की बलाइयां लेती रहती। तान्या खुश थी कि उसके बेटे ने अपनी माँ की पसंद को न केवल अपनी सहमति दी, बल्कि उसे दिल की गहराई से अपनाया भी है। तान्या रूही को बिल्कुल बेटी की तरह प्यार करती और उसका ध्यान रखती थी। वह नहीं चाहती थी कि सावले रंग की वजह से जो दर्द उसने झेला है उसकी परछाई भी रूही पर पड़ी। रूही जब तैयार होकर कहीं बाहर जाती तो तान्या उसे अपने हाथों से कान के पीछे नजर का टीका लगाती और कहती, मेरी बेटी को किसी की नजर न लगे। सब बहुत खुश थे सिवाय रीता को छोड़कर। रीता का बेटा जय भी शादी लायक था और रीता ने घर देखा न परिवार। सबसे जरूरी लड़की की शिक्षा पर भी कोई ध्यान नहीं दिया। बस लड़की गोरी चिट्टी देखी और जय की शादी कर दी। जो भी लड़की देखता वो यही कहता, कहाँ से ढूंढ कर लाई हो रीता ये चांद का टुकड़ा। सबकी बातें सुनकर रीता खुश खूब इतर आती और कहती, देख लो मेरी पसंद कितनी अच्छी है। कुछ लोगों ने तो दबी जुबान से ये भी कह दिया कि श्यामल जय को तो गौरी लड़की मिली और गोरे राज को काली बीबी। बहुत अच्छे से शादी संपन्न हो गई। चांसी बहू पाकर रीता फूले नहीं समा रही थी, पर बहुराएं तो बस चेहरे से सुंदर थी, अंदर से तो उतनी ही काली। पहले दिन ही 10 बजे तक सोकर उठी थी। रीता ने सोचा कि बच्ची है, शादी की रस्मों की वजह से थकान हो गई होगी शायद। रीता ने बड़े प्यार से कहा, बेटा रीमा, नाकर थोड़ी भारी सी साड़ी पहन लेना, क्योंकि सब लोग मुंह दिखाई की रस्म अत्यागी के लिए आएंगे। रीता की बात सुनकर बहू बोली, मैं नहीं पहन सकती ये साड़ी वाड़ी, मैं तो कल लहंगा पहनकर ही बहुत थक गई हूँ। उसकी बात सुनकर रीता ने सोचा, बच्ची है, अभी बात को क्या आगे बढ़ाना। जब मुंह दिखाई में सब उसे सलवार सूट में देखा तो आंखों ही आंखों में सब लोगों ने बातें बना ली। रीमा ने न किसी के पैर छुए न किसी को नमस्ते ही की और आकर बस ऐसे ही बैठ गई। घूंघट तो आज के समय में कोई नहीं करता, पर पहले पहले दिन तो कुछ तो लाज शर्म होती है। लेकिन इन सब से रीमा का दूर दूर तक कोई भी नाता नहीं था। मैं थोड़ी देर सबके साथ बैठी और मैं बहुत थक गई हूँ कहकर चली गई।
रीता ने भी सुबह से ऐसे ही बैठी है कहकर बात को टाल दिया। पर जैसे कस्तूरी की खुशबू नहीं छुपाई जा सकती, ठीक वैसे ही नीम की निभोली शहद कहकर नहीं परोस जा सकती। पहले दिन ही सब समझ गए कि रीमा केवल देखने में ही गोरी और सुंदर है। बड़े बाप की बेटी होने का घमंड उसके व्यवहार से सबको झलकता ही था। पहले रसोई की रस्म के समय भी उसने रसोई घर में कोई काम ठीक से नहीं किया कि धुएं से मुझे एलर्जी हो जाएगी, मेरे हाथ खुरदरी हो जाएंगे बोलकर न बर्तन साफ करती और ना ही घर की साफ सफाई में हाथ बटाती। बस सारा दिन टीवी देखना, फोन चलाना, खाना खाना और मेकअप करना, बस उसका यही काम था। सारा दिन रीता काम करती रहती, पर इस सबसे रीमा को कोई मतलब नहीं था। एक दिन रीता के पास तान्या का फोन आया। दीदी, बहू क्या आई? आप तो हम सबको भूल ही गई हो, तब से एक बार भी नहीं आई। लगता है बहू बहुत सेवा कर रही है, तभी आपको हमारी याद भी नहीं आई। ये सुनकर रीता की आंखें भर आई और उसका मन किया कि वो रो दे, पर खुद पर काबू रखते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं है तान्या। अच्छा चलो, कल आती हूँ, मैं इंतजार करूंगी दीदी, और रूही से कहकर आपकी पसंद की चीजें बनवाती हूँ। अगले दिन जैसे ही रीता अपने मायके पहुंची तो तान्या तो उसकी हालत देखकर ही दंग रह गई। दीदी, ये हाल क्या बना रखा है आपने अपना? आप तो हमेशा से अच्छे से सज संवर कर रहती थी, फिर ये सब क्या है? न ढंग से साड़ी पहनी है, ना ही बाल बनाए। ऐसी स्थिति में तो आप कभी घर में भी नहीं रहती, और आज आप मायके में आ गई। अरे भाई तान्या, अपने मायके तो आई हूँ। इतना कहकर रीता चुप तो हो गई, पर आंखों से छलकता दर्द तान्या से नहीं छिपा पाई। इतने में ही रूही अपने कमरे से बाहर निकल आई और बड़े प्यार से बुआ जी नमस्ते कहकर रीता के पैर छू लिए। आज रीता ने भी रूही को ढेरों आशीर्वाद दे डाली। आज उसे एक नजर ना भाने वाली काली गलूटी रूही बहुत प्यारी लग रही थी। तान्या रूही से बोली, बेटा फटाफट से चाय और समोसे बनाओ बुआ जी के लिए, उन्हें समोसे बहुत पसंद है। और एक काम करना, नाश्ता मेरे कमरे में ही ले आना। तान्या रीता को हाथ पकड़कर उठाते हुए बोली, चलो दीदी, मेरे कमरे में चलो, वहीं बैठकर आराम से नाश्ता करेंगे। कमरे में बैठकर दोनों परिवारों की कुशल क्षेम पूछने लगे। तभी कुछ देर बाद रूही चाय समोसे लेकर आई। तान्या ने उससे कहा, अब तुम जाकर आराम करो, कोई जरूरत होगी तो मैं बुला लूंगी। तब तक हम ननद भाभी बैठकर आराम से नाश्ता करते हुए अपनी बातें करेंगे। तान्या का इशारा पाकर रूही जी कहकर वापस कमरे में चली गई। तान्या जानती थी कि रूही के सामने रीता कभी भी अपने मन की व्यथा नहीं बता सकती। तान्या ने बड़े प्यार से पहले रीता को नाश्ता कराया और फिर प्यार से उसके हाथ पर हाथ रखकर बोली, दीदी क्या बात है? क्या आप मुझे अपने मन का दुख साझा करने लायक भी नहीं समझती? तान्या की अपनी चिंता और प्यार देखकर रीता ज्यादा समय तक अपनी रुलाई नहीं रोक पाई और उसने तान्या के सामने रीमा का सारा सच चिट्टा सुना दिया और कहने लगी कि बहुत घमंड था मुझे, चांद सी गोरी बहू लाई हूं, पर मैं ये भी भूल गई कि चांद में भी तो दाग होता है। क्या करूं, उसके रूप को कब तक बैठकर निहारूं? ना कोई काम करती है, ना किसी बड़े छोटे की शर्म। अपने मायका का इतना घमंड भरा हुआ है कि तुम्हें क्या ही बताऊं। कुछ भी समझाने की कोशिश करूं तो लड़ने और बहस करने लग जाती है। अभी तो एक ही महीना हुआ है शादी को, अभी से उसका ये हाल है। जब तो पहली शादी के लिए तैयार ही नहीं था, मैं तो उसको भी कुछ नहीं समझती। मैं तो कहता रहा कि उसे तो कोई रूही जैसी ही लड़की चाहिए। राज के समझाने पर सबको उसकी बात समझ आ गई, लेकिन मेरी आंखों पर फिर भी पट्टी पड़ी रही। सादे रंग के कारण
ना तो मैं तुम्हें सम्मान से देख पाई कभी, और ना ही रूही को। मेरी एक जिद ने मेरी जय की जिंदगी खराब कर दी। तान्या, वह जोर जोर से रोने लगी। फीता की हालत देखकर तान्या ने उसे अपने गले से लगा लिया और बोली, दीदी, अब तो तीर कमान से निकल चुका है। प्यार से रीबा को समझाओ, ये सही समय का इंतजार करो। शायद समय रहते उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो जाए और कुछ अकल आ जाए। मैं आपको ताने नहीं दे रही हूं। मैंने अपनी लाख नाराजगी के बाद भी आपसे कहा था, दीदी, घर परिवार और लड़की की पढ़ाई लिखाई भी देख लो। पर आपने कहा कि मुझे कौन सी नौकरी करवानी है। पढ़े लिखे होने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ नौकरी ही करवानी है, बल्कि हमारी सोच और व्यवहार में निखार आता है। तान्या, अब बस मैं क्या ही कहूं। मेरी आंखों पर तो बस सुंदरता का चश्मा भरा हुआ था। मैं भूल गई कि जिंदगी केवल सुंदरता के सहारे नहीं चलती है। मन का सुंदर होना भी बहुत जरूरी है। पर अब सिवाय पश्चाताप के कुछ नहीं किया जा सकता। सूरत ही नहीं, सीरत भी उतनी ही जरूरी है। तुमने माँ बाबूजी और हम सबका कितना ध्यान रखा है। राहुल ने भी कभी तुम्हारा साथ नहीं दिया तान्या, फिर भी तुम उसका कितना सम्मान करती हो। तुम इस घर में केवल बाबूजी की पसंद की वजह से आई थी, लेकिन तुमने अपने परिवार को जोड़कर रखने और रूही जैसी पढ़ी लिखी और समझदार बहू को पसंद कर मुझको अपनी समझदारी का लोहा बनवा दिया। आज मैं तुम्हारे सामने नतमस्तक हूँ, और जो भी मैंने तुम्हारी अवहेलना की है मैं उस पर शर्मिंदा हूँ। मुझे बहुत देर से समझ आया कि रंग रूप कोई मायने नहीं रखता। जीवन को जीने के लिए कुछ मायने रखता है तो वो है आपकी समझदारी और गुण। आज मैं भी तुम्हारे रंग को दरकिनार करते हुए तुम्हारी समझदारी की कायल हो गई हूँ। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगी वॉइस को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।